दूसरे कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में वार्तिक सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वम। सवर्ण ग्रहण में माने सवर्ण ग्राहक ये जो शास्त्र है इसमें अण ग्रहणम अपरिभाष्यम, अण ग्रहण नहीं करना चाहिए। सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम, सवर्ण ग्राहक शास्त्र में अण ग्रहण नहीं करना चाहिए। हेतु क्या है? आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वम, आकृति ग्रहण के कारण से अनन्यत्व हो जाएगा। अनन्य आकृति अकारस्य आकारस्य च, आकार और आकार की आकृति माने उनकी जाति एक ही है, और जब उनकी जाति एक ही है तो आकृति ग्रहण से ही बात सिद्ध हो जाएगी। सवर्ण ग्राहक सूत्र में हमें अण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल इसको उद्धृत कर रहे हैं, यहाँ इसके बारे में जो है वो विस्तार से चर्चा हुई है अणुदित सूत्र पर, कैसे अण का खंडन हुआ। आकृति पक्ष को मान के मूल सिद्धांत यही है कि आकृति पक्ष जब मान लेते हैं तो अण ग्रहण करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो समाधाता उसी बात को यहाँ दोहरा रहा है कि प्रत्याख्यायते तत्। समाधाता जिज्ञासु को क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम ऐसा मानेंगे कि सवर्ण ग्रहण से अति प्रसक्ति हुई थी इसलिए तपर किया गया है ना। लेकिन सवर्ण ग्रहण से अति प्रसक्ति तो तब होगी ना जब अण सवर्ण का ग्राहक हो, ऐसा हम कह रहे हो सूत्र में। वो बात तो प्रत्याख्यात हो गई है। कहा गया है आगे अणुदित सूत्र पर कि इस सूत्र में अण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। और अण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है माने अण अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएगा, इस कम से कम इस सूत्र के कारण से। तो अण अपने जाति का ग्रहण कराएगा आकृति पक्ष के कारण से, लेकिन अण अपने सवर्णों का ग्रहण अणुदित सूत्र के कारण से नहीं करा रहा। तो इसलिए जो आप कह रहे हो ननु च सवर्ण ग्रहणेनाति प्रसक्तमिति कृत्वा तपराह क्रियेरन, ऐसा हम नहीं कहेंगे। वही जो हमने कहा है वही बात ठीक है कि आकृति ग्रहणात् सिद्धम तद्वच्च तपरकरणम। समाधाता प्रत्याख्यायते तत् सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम। सवर्णे माने सवर्ण ग्राहक शास्त्र में अणुदित सूत्र में अण ग्रहणम अपरिभाष्यम, अण ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? आकृति ग्रहणाद अनन्यताच, आकृति ग्रहण होने से, आकार आकार की आकृति अनन्य होने से, एक ही होने से आकृति ग्रहण से ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो ये समाधाता का समाधान अभी तक रह गया। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात् के लिए जो ये समाधान बदल करके दिया है समाधाता ने, आकृति ग्रहणात् सिद्धम तद्वच्च तपरकरणम, ये समाधान अवस्थित है अभी। अब समाधाता एक और बात कहता है हल ग्रहणेषु च, ये हल ग्रहणों में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। जिज्ञासु कहता है किम, क्या समझे हल ग्रहणों में? तो समाधाता कहता है आकृति ग्रहणात् सिद्धम। हाँ नहीं, देखिए अभी पता चलेगा आपको। आकृति ग्रहणात् सिद्धमित्येव, आकृति ग्रहण से ही बात सिद्ध हो जाएगी। हल ग्रहणों में भी, वहां पर भी हमें अलग से सवर्ण संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, आकृति ग्रहण से ही बात बन जाएगी। जैसे कि झलो झली, अवात्ताम अवात्त, यत्र एतन्नास्ति अण सवर्णान् गृह्णातीति। अब ये बात अण का तो प्रत्याख्यान कर दिया, तो अण अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है ऐसा तो है नहीं अब। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये पूछा जा रहा था कि चलो अचो में तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके जो अन्य वर्ण बच गए वहां पे कभी हमें सवर्ण देखना होता है तो वहां कैसे करेंगे? तो उसके लिए कहा है कि हल ग्रहणों में भी आकृति ग्रहण से ही सिद्ध हो जाएगा। प्रदीप देखिए, हल ग्रहणेषु चेति अवश्यम आश्रयणीयत्वम आकृति पक्षस्य दर्शयति। कह रहे हैं कि केवल अण के लिए ही नहीं, अण में तो सारे हल नहीं आए ना, अण में तो ह य व र ल इतने ही आ पाए। हलों की दृष्टि से देखेंगे तो सारे हल नहीं आए, जबकि अन्य हलों में भी हमें आकृति पक्ष की आवश्यकता है। ठीक है, तो आकृति पक्ष तो मानना ही पड़ेगा। यदि आप जो है वो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय कह भी दें तो भी अन्य हलों के लिए भी हमें आकृति पक्ष मानना ही पड़ेगा। और जब हल ग्रहणों में हमें आकृति पक्ष की आवश्यकता है ही तो हम सब जगह ही आकृति पक्ष से क्यों ना कार्य कर लें। ठीक, तो हल ग्रहणों में कैसे आवश्यकता है उसको दिखा रहे हैं। तो अवश्यम आश्रयणीय तुम आकृति पक्ष से दर्शयति, ये तो कि हमें आकृति पक्ष तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसके लिए?
अण कह भी दोगे तो अन्य हलों के लिए जो अण में नहीं आए वहां उन अन्य हलों के लिए भी आकृति पक्ष ग्रहण करना ही होगा। कैसे? व्यक्ति पक्षे ही एकस्यैव तकारस्य अनुकरणम ख फ छ ठ थ इत्यत्र तकार इति द्वयोस्तकारयोर झल्त्वं न स्यात्। कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति पक्ष मानोगे ना, यदि व्यक्ति पक्ष मानोगे हल ग्रहण में, तो फिर एकस्यैव तकारस्य अनुकरणम ख फ छ ठ थ इत्यत्र तकारः ख फ छ ठ थ च ट त, यहाँ सूत्र में त पढ़ा है ना, और व्यक्ति पक्ष माना हमने, तो ये जो तकार है वो किसी एक तकार का अनुकरण हो सकता है। ठीक है, शब्दों में जहां जहां भी तकार है उनमें से किसी एक तकार का अनुकरण क्या होगा? ख फ छ ठ थ च ट त। कब? जब व्यक्ति पक्ष मान रहे हैं, तो सबका अनुकरण नहीं है वो, फिर व्यक्ति पक्ष में किसी एक ही तकार का अनुकरण है, और जब एक ही तकार का अनुकरण है तो इति उसके अर्थ के रूप में किसी एक ही अनुकारी रूप तकार को ले सकते हैं हम। ठीक है ना? जब ख फ, ये तो दृष्टांत के लिए है केवल, अन्य वर्णों के संदर्भ में भी ऐसा ही होगा। जैसे ख फ छ ठ त च ट त में त जो पढ़ा है, अभी चूंकि अवात्ताम आदि प्रयोग दिए ना, इसमें त ही 2 बार आएगा, इसलिए त को दिखा रहे हैं कि ये जो त है ये किसी एक का, जहाँ प्रयोग में आया हुआ तकार है, किसी एक तकार का ये अनुकरण है, तो किसी एक का अनुकरण है तो किसी एक ही अनुकार्य को ग्रहण करा सकता है, झल के रूप में या हल के रूप में। ठीक है, व्यक्ति पक्ष में ये समस्या आएगी, और यदि एक ही आकार का करवाएगा तो दूसरे तकार का झल तो नहीं हो सकेगा, तो फिर जो है आपका झलो झली सूत्र लग करके लोप नहीं हो सकेगा। देखिए उदाहरण दिखा रहे हैं अभी। व्यक्ति पक्षे ही एकस्यैव तकारस्य अनुकरणम ख फ छ ठ थ इत्यत्र तकार इति द्वयोस्तकारयोर झल्त्वं न स्यात्। इसलिए 2 तकारों का झल्त्व तो कह नहीं सकोगे व्यक्ति पक्ष में। ठीक है, व्यक्ति पक्ष में एक ही तकार का झल्त रहेगा, 2 तकारों का नहीं। अपितु एकस्यैव, केवल एक का ही होगा, तो फिर अवात्ताम इत्यत्र सिज लोपो न स्यात्। झल से उत्तर सिज का लोप हो जाता है, झल के परे रहते ये कहा है तो सिज लोप नहीं हो पाएगा। अभित्था इत्यादा वेवस्यात्। फिर कोई कहे कि फिर तो ये सूत्र ही व्यर्थ होने लगेगा, झलो झली, तत्सामर्थ्य से जो है हम 2 तकारों को भी ग्रहण कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, व्यर्थ नहीं होगा, अभित्था आदि प्रयोगों में सिद्ध हो जाएगा। जहाँ पे पूर्व में कोई अन्य, जैसे तकार रूप झल है और पश्चात थ रूप झल है, तो एक त झल के रूप में गृहित हो सकता है व्यक्ति पक्ष में, एक थ झल के रूप में गृहित हो सकता है, सो तो हो गया। और बीच में जो स था, अभित्था हमें सिच था, उसका लोप हो गया झलो झली से। तो झलो झली की तो सार्थकता है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि झलो झली तो फिर इस तरह से कहीं सार्थक ही नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा स्थल जहाँ सिच के पूर्व में भी तकार, पश्चात भी तकार, वहां पर भी झलो झली लग ही जाएगा, ऐसा तो कह नहीं सकते। ठीक है, अभित्था आदि में झलो झली सार्थक हो गया, तो अब अवात्ताम अवात्ता इत्यादि में सार्थक नहीं हो पाएगा, जबकि चाहिए वहां भी सिच का लोप। अवात्ताम में क्या हुआ है उद्योग देख लीजिए। वसेर लुंग, वस धातु है, उससे लुंग लकार है, तो लुंग लकार में हम तिप्तस प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा कर रहे हैं। वस लुंग वस तस, तस के स्थान में फिर ताम हो जाता है ना, तस्थस थमिपाम ताम तम तामह, ताम हो गया। और फिर सिच कौन से सूत्र से आता है? छली लुंगी छले है सिच, सिच आ गया बीच में, वस सिच ताम, ऐसी स्थिति है। अब सहस्यार्ध धातु के इस सूत्र से सकार आदि आर्ध धातुक है ना सिच, तो इसके परे रहते वस के सकार को तकार आदेश हो रहा है। तो क्या स्थिति, क्या हुआ? वत, वत सिच का स और फिर ताम, वत स ताम। वदव्रज हलन्तस्याचः सूत्र से हलंत अंग के आकार को वृद्धि हुई है, परक सिच के परे रहते, परस्मै पद परक सिच के परे रहते हलंत अंग के अच को वृद्धि हो गई है। वदव्रज हलन्तस्याचः, तो वात सिच और ताम ये स्थिति है। अब यहाँ पर झलो झली से हमें स का लोप करना है, तो कह रहे हैं कि ये लोप तो नहीं हो पाएगा झलो झली से। और कोई कहे कि सहस्यार्ध धातु के से पहले ही कर लेंगे तो
सहस्यार्ध धातु के सिद्ध है, 7 4 में है और झलो झली 8 2 में है ना, ऐसा ही है ना। देखो अष्टाध्यायी, हाँ सहस्यार्ध धातु के तो 7 4 में है ना, 49 नंबर सूत्र, और आपका झलो झली 8 2 में है, 26 नंबर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सहस्यार्ध धातु के हम बाद में करेंगे, वो तो पहले ही प्राप्त होगा, पहले ही सिद्ध कार्य है ना। तो सहस्यार्ध धातु के हो चुका है तो त ही मिलेगा, पूर्व में भी और पश्चात भी त ही है ताम का। तो अब इन दोनों तकारों को आप एक साथ झल के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते यदि आप आकृति पक्ष नहीं मानते हैं। तो ये दिखा रहा है समाधाता कि हल ग्रहणों में भी आपको आकृति पक्ष का आश्रय करना ही होगा, और ये अणुदित सूत्र बना दे तो भी अलग से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अण में त तो नहीं आ रहा ना। तो जब हमें हल ग्रहणों में आकृति पक्ष कर लेना ही है तो जो अच बच गए हैं उनमें भी आकृति पक्ष ले लेंगे। अणुदित सूत्र में अण कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये उद्योत ने पूरा सिद्धि कार्य दिखा दिया है। वसे लुंग तस्सस्ताम सिच सहस्यार्ध धातुकेति तत्वम वदव्रजयति वृद्धि झलो झलीति सलोपः। तो ये झलो झली से जो लोप कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा यदि हम आकृति ग्रहण नहीं मानेंगे तो, ठीक है, क्योंकि फिर झल से केवल एक तकार को ही ग्रहण कर सकते हैं, 2 तकारों का झल तो नहीं होगा। और फिर कोई कहे कि फिर तो झलो झली सूत्र बनाना ही व्यर्थ है, तो कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं है, अभित्था आदि के लिए सिद्ध है रूप। ननु वचन सामर्थ्या झल सदृशी अपि भविष्यति इति आह अभित्था इति भिदेर लुंगी सिचि रूपम। वो अभित्था प्रयोग जो है भिद का लुंग लकार में सिच में रूप है, थास प्रत्यय में। तो ये तो समाधाता ने हल ग्रहणेषु च तो केवल एक और अपने समाधान को का उपोद्वलक, उसको बल प्रदान करने के लिए एक हेतु दिया है, बाकी समाधान वही है अभी तक। समस्या क्या है? तत्र अनुवृत्ति निर्देशेषु सवर्णाग्रहणम अनण्त्वात्, और समाधान क्या दे दिया? आकृति ग्रहणात् सिद्धम तद्वच्च तपर्कर्णम। और इसी को और पुष्ट करने के लिए, आकृति ग्रहणात् सिद्धम को ही और पुष्ट करने के लिए कहा है हल ग्रहणेषु च, कि हल ग्रहणों में भी हमें आकृति ग्रहण करना ही होता है। फिर एक और समाधान दे रहे हैं, आगे देखिए। रूप सामान्याद्वा सिद्धमे तद यथा तानेव शाटकान् आच्छादयामः ये मथुरायां तानेव शालीन् भुञ्ज्महे ये मगधेषु तदेवेदं भवतः कार्शापणं यन्मथुरायां गृहीतम् अन्यस्मिंश्च रूपसामान्यात् तदेवेदम् इति भवति एवमिहापि रूपसामान्यात् सिद्धम्। अब ये व्यक्ति निर्देश, व्यक्ति पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक समाधान जो दिया था वो आकृति पक्ष लेकर के कहा था ना, अब व्यक्ति पक्ष में समाधान दे रहे हैं। प्रदीप देखिए, व्यक्ति निर्देश अपि भेद अपरामर्शेन, व्यक्ति निर्देश होने पर भी भेद का अपरामर्श करके, माने भेद को ना ध्यान में रख करके, लोकवद अभेद व्यवहारो अस्ति इति सिद्धम इष्टम, लोक के समान अभेद व्यवहार होता है, इससे भी बात बन जाएगी। व्यक्ति व्यतिरिक्तम तु सामान्यम भवतु मा वा भूत सर्वथा लोक इव शास्त्रे व्यवहारः इत्यर्थः। व्यक्ति व्यतिरिक्तम तु सामान्यम भवतु मा वा भूत, व्यक्ति से व्यतिरिक्त जो सामान्य होता है वो हो चाहे ना हो, सर्वथा लोक इव शास्त्रे व्यवहारः, लोक के समान ही सर्वथा शास्त्र में व्यवहार हो जाएगा, अभेद व्यवहार हो जाएगा। रूप सादृश्य के हेतु से प्रत्यभिज्ञा कृत अभेद व्यवहार हो जाएगा, इतना ही अभिप्राय है। उद्योत भी देख लीजिए। आकृत्यनाश्रयणे अपि आह, आकृति पक्ष ना लेकर के भी समाधान दिखा रहे हैं अब भाष्यकार। कैसे? रूप सामान्याद, रूप सामान्य को लेकर के बात बन जाएगी, रूप सामान्य को लेकर के अभेद व्यवहार हो जाता है लोक में भी। अभेद व्यवहार इति रूप सादृश्य निबंधन प्रत्यभिज्ञा कृत अभेद व्यवहारः इत्यर्थः। रूप एक जैसा दिख रहा है, इस हेतु को लेकर के प्रत्यभिज्ञा कृत
अभेद व्यवहार कि ये वही है, ठीक है। प्रत्यय है अलग अलग, यद्यपि व्यक्ति पक्ष है तो अलग अलग है, लेकिन जैसे अष्टध्यायी आपकी बहुत सारी बन के आती है ना या प्रेस से, तो फिर ये अष्टध्यायी है, लेकिन इसके जैसी आपके पास दूसरी तीसरी चौथी भी है ना, तो फिर आपकी, इसको नहीं कह रही मैं, आपकी पुस्तक को लेके कह रही हूँ कि ये वही है, ये वही है। तो ऐसे रूप सादृश्य से भी अलग अलग व्यक्तियों में भी ये वही है का व्यवहार हो जाता है ना। तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूप सादृश्य के हेतु से, निबंधन माने तत्कृत, उसके निमित्त से, प्रत्यभिज्ञाकृत अभेद, हमने यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों में भी पहचान कर ली कि ये वही है। क्यों? रूप सादृश्य के हेतु से। एक नीम वृक्ष को देखा, फिर दूसरे नीम वृक्ष को देखा, पहचान कर ले, रूप वो दूसरा था, वही नहीं था, फिर भी ये नीम है ऐसी पहचान कर ली रूप सादृश्य के हेतु से। तो रूप सादृश्य निबंधन प्रत्यभिज्ञाकृत अभेद व्यवहार होता है, यद्यपि है नहीं वहां अभेद, वहां तो भेद है। तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति पक्ष में भेद है ही है, नहीं तो व्यक्ति पक्ष ही नहीं बनेगा यदि भेद नहीं है तो। लेकिन फिर भी प्रत्यभिज्ञाकृत अभेद व्यवहार हो जाता है। अल्प महत स्थूल कृश ह्रस्व दीर्घ गो घटादिषु गौः घटः इत्यादि व्यवहारवद इति भावः। जैसे अल्प महत स्थूल कृश ह्रस्व दीर्घ, इन भेदों से भिन्न जो गो घट आदि हैं, वहां पर सभी में ही गौः घटः इत्यादि व्यवहार होता है, ठीक है। अब घड़ा जो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, घटः ऐसा व्यवहार हो जाता है। गाय छोटी हो बड़ी हो मोटी हो पतली हो, वहां पे गौः ये व्यवहार हो जाता है, उसके समान ऐसा कह रहे हैं। एवं च व्यक्ति व्यतिरिक्त जाति स्वीकारोपि व्यर्थ एव इत्याशयेन आह। तो इस तरह से कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यतिरिक्त जाति का स्वीकार करना भी व्यर्थ ही है। इस बात को लेकर के प्रदीप कह रहे हैं व्यक्ति व्यतिरिक्तम तो सामान्यम भवतु मावाभूत। व्यक्ति व्यतिरिक्त जो सामान्य होता है, माने जैसे हम पहले मानते हैं कि गऊ एक व्यक्ति है, एक पदार्थ है जो सामने दिखता है हमें, जिसको हम चारा आदि खिलाते हैं, और एक गोत्तु जाति है। उस गोत्तु जाति को के लिए प्रदीपकार कह रहे हैं कि वो व्यक्ति व्यतिरिक्त जो सामान्य है, गोत्व, वो चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन रूप सामान्य के हेतु से ही जैसे लोक में व्यवहार होता है वैसे शास्त्र में व्यवहार हो जाएगा। अनुगत प्रतीति व्यवहारयोः सादृश्येनैव उत्पत्तेरिति भावः। अनुगत प्रीति व्यवहार का, अनुगत और प्रतीति इन व्यवहारों का सादृश्य मात्र हेतु से ही सिद्धता हो जाती है। सादृश्यम चात्र समान ध्वनिकृतम। अब वर्णों में सादृश्य कैसे लेंगे, तो कह रहे समान ध्वनिकृत सादृश्य ले लेंगे। मूल भाष्य पे वापस आइए। रूप सामान्याद्वा सिद्धमेतत् तद यथा तानेव शाटकान आच्छादयामः ये मथुरायाम। उन्हीं शाटकों को हम पहन रहे हैं जो मथुरा में थे। अब ये वही नहीं है लेकिन वैसा है, जैसे किन्हीं महिलाओं ने या शाटक खरीदे या किन्हीं पुरुषों ने जो भी धोती तो दोनों ही बांधते हैं ना, तो किन्होंने शाटक खरीदे, ठीक है, एक मथुरा में खरीदे थे, और अभी ये किसी दूसरे स्थान पर जो है वो दूसरे शाटक हैं, लेकिन उन शाटकों को ये कह क्या रहे हैं, तानेव शाटकान आच्छादयामः ये मथुरायाम। जो मथुरा में थे ना हमारे पास शाटक, उन्हीं माने उन्हीं को नहीं, उसी तरह के हैं, ये भी वही हैं, उनको हम धारण कर रहे हैं। तानेव शालीन भुंजमहे ये मगधेशु। जो मगध में थे ना शाली, जो वहां खाए थे वही अब खा रहे हैं, तो उनको थोड़े खा रहे, वो तो उस समय खाए जा चुके थे, ठीक है, उसके जैसे हैं। तदेव इदं भवतः कार्श्यापणम यन मथुरायाम गृहीतम। मान लो कि आप और हम मथुरा गए थे कभी, वहां मैंने आपका एक कार्श्यापण लिया था, अब यहाँ वापस आकर के आपको वापस कर रही हूँ कि ये आपका वही कार्श्यापण है जो मथुरा में लिया था, तो बिल्कुल वही सिक्का दूंगी आपको, ऐसे थोड़े है, लेकिन उतने ही मूल्य वाला, वैसा ही दिखने वाला वो कार्श्यापण आपको दिया, और कह क्या रहे हैं, तदेव इदं कार्श्यापणम, ये वही है। तो ऐसा व्यवहार लोक में होता है ना।
ऐसा व्यवहार लोक में होता है। तानेव शाटकान आच्छादयामः ये मथुरायां तानेव शालीन भुञ्जमहे ये मगधेषु तदेवेदं भवतः कार्शापणं यन् मधुरायां गृहीतम् अन्यस्मिंश्चान्यस्मिंश्च रूपसामान्यात् तदेवेदमिति भवति। अन्य अन्य वस्तुओं में भी रूप सामान्य के कारण से तदेवेदम इति भवति व्यवहारः, ये वही है, ऐसा व्यवहार होता है। ठीक है। और जब ऐसा व्यवहार होता है तो कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल एक अलग समाधान हो गया। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्, उसका एक बिल्कुल स्वतंत्र समाधान था एकत्वादकारस्य सिद्धम, उसको तो बीच में ही छोड़ दिया, बात पूरी नहीं की, है ना। फिर दूसरा समाधान लेकर के आए, आकृति ग्रहणात् सिद्धम, इसको रखा, आकृति ग्रहणात् सिद्धम पक्ष को रखा और उसमें हेतु भी दिए, तद्वच्यत परकर्णम हल ग्रहणेषु च। अब ये बिल्कुल एक अलग तीसरा समाधान आ गया, इसको रख रहे हैं कि आप कह रहे हो कि अनुवृत्ति निर्देश में सवर्ण ग्रहण नहीं हो पाएगा अनन होने से, तो हो जाएगा, अनुवृत्ति निर्देश में भी सवर्ण ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इनको भी हम अण मान लेंगे। अण कैसे मानोगे, तो कह रहे हैं कि रूप सामान्यात् सिद्धम, अगर अयुण वाला अण है तो उसके जैसा ही, उसके समान रूप वाला ही तो ये अस्य चौ वाला भी अकार है, तो रूप सामान्य के हेतु से इस अस्य चौ वाले अ का भी अण में ग्रहण समझ लिया जाएगा। रूप सामान्य के कारण से इसको भी अण मान लिया जाएगा, और अण मान लिया जाएगा तो सवर्ण ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। रूप सामान्यत्वा, रूप सामान्य होने के कारण से अयुण के अ को जो कार्य हो रहे हैं वही कार्य अस्य चौ के अ को भी हो जाएंगे। माने अयुण वाले अ का जैसे अण तो है, तो अस्य चौ वाले अ का भी होगा, और होगा तो फिर अणदिश सवर्ण से लग करके सवर्ण ग्रहण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक। तो समाधाता ने यही बात कही है यहाँ पर, रूप सामान्यद्वा, रूप सामान्यद्वा सिद्धमेतत् तद्यथा तानेव शाटकान् आच्छादयामः ये मथुरायां तानेव शालीन् भुञ्ज्महे ये मगधेषु तदेवेदं भवतः कार्शापणं यन् मधुरायां गृहीतम् अन्यस्मिंश्चान्यस्मिंश्च रूपसामान्यात् तदेवेदमिति भवति एवमिहापि रूपसामान्यात् सिद्धम्। अस्य चौ का अ वही है जो अयुण का अ है ना, तो इसलिए उसको अण कहने में कोई समस्या नहीं है। और अयुण का अ वही है जो अस्य चौ का अ है, कैसे पता चला, तो उद्योत ने हेतु दिखाया, सादृश्यम चात्र समान ध्वनि कृतम, सादृश्य समान ध्वनि के कारण से हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात पूरी हो गई। तो अभी तक अयुण सूत्र पर 3 बातों का इन्होंने मुख्यतः 3 बातों पर चर्चा की है। तीसरी बात तो हमने देख ही ली अभी, उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है। प्रथम क्या था, अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, आकार का विवृतोपदेश करो आकार ग्रहण के लिए। तो महर्षि पतंजलि जी ने कह दिया है कि अ जो प्रत्यापत्ति की हुई है उससे हमें पता चलता है कि आकार का विवृतोपदेश महर्षि पाणिनि जी ने किया ही हुआ है। अयुण में आकार का विवृतोपदेश है ही। ज्ञापक क्या है इसमें, ये प्रत्यापत्ति सूत्र, उसका प्रयोजन वार्तिककार ने बता दिया है कि महर्षि पाणिनि जी ने ऐसा क्यों किया विवृतोपदेश आकार का अयुण में, तो उसका प्रयोजन बता दिया, आकार ग्रहणार्थ। भाष्यकार का यहाँ यही मत है ना, महर्षि पाणिनि जी ने ही विवृत कर दिया है, वार्तिककार केवल प्रयोजन मात्र बता रहे हैं कि वो विवृतोपदेश किस लिए है, जिससे कि आकार का भी ग्रहण हो सके। ये एक बात। दूसरी बात थी कि तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्ण ग्रहणार्थ, कि केवल अयुण में विवृत करने से काम नहीं चलेगा, सब जगह करना पड़ेगा कि जिससे सवर्ण ग्रहण हो सके। तो इसका समाधान क्या दिया गया है अंततः, हाँ इसको रखा गया है, ये कहना पड़ेगा। तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः, ये कहना रहेगा, इसको सिद्धांत के रूप में रखा गया है वार्तिक को। इस पे चर्चा तो हुई है लेकिन अंततः इसको रखा गया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा मानेंगे कि जो पढ़े हुए धातु आदि वहाँ आकार तो है ही, उसको ही विवृत पढ़ देंगे, ऐसा यदि होगा तो फिर सारे अग्रहण प्रातिपदिकों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए
तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशः, ऐसा कहना ठीक है, लेकिन उसका प्रयोजन बस एक ही है, सवर्ण ग्रहणार्थः दीर्घ प्लुतवचने च संवृत्त निवृत्त्यर्थः। ये जो प्रयोजन दिया था ये खंडित हो गया है ना। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात आज हमने देखी, तत्रानुवृत्ति निर्देश सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्। तो इसके जो है वो दो समाधान अंततः रहे, एक आकृति ग्रहणात् सिद्धम और एक रूप सामान्याद् वा। ठीक, रील रिक कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।